अपने इन्हीं हाथों से जेल की सलाखों को छुआ था। और शायद उस दिन मोदी भी यही सोच रहे होंगे कि अगर गुरुजी ना होते तो ये दिन कभी नहीं आता, मोदी को तिहाड़ का मुंह कभी ना देखना पड़ता। तो दिवाली का मौसम है, हर जगह बस दिवाली दिवाली और दिवाली का शोर है। तो हमें भी याद आ रहा है उबैदुल्ला अलीम का वो शेर कि रोशनी आधी इधर है और आधी उधर, एक दिया रखा हुआ है दीवार के बीच। उसी शेर के माफिक आज हम भी इस सत्र को मुडेर मानकर इस पर रखते हैं एक रोशनी का दिया, और उस दिए की रोशनी में चलते हैं आज से करीब 66 बरस पहले की उस दिवाली की रात, जिस रात ने नरेंद्र मोदी की जिंदगी पलट के रख दी थी। यह 1958 की दिवाली की रात थी जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी को पहली दफा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शपथ दिलाई गई थी। और वो शपथ दिलाई थी लक्ष्मण राव इनामदार यानी वकील साहब ने थी। मगर तब ना वकील साहब को इल्हाम रहा होगा ना 8 बरस के नरिया को कि देखते ही देखते दोनों की जुगलबंदी इस कदर आगे बढ़ेगी कि नरिया के परिवार वालों को, विशेष रूप से उनके पिताजी को, इससे आपत्ति होने लगेगी। नरेंद्र मोदी पर लिखी गई तमाम किताबों के पन्ने अगर पलटेंगे तो आपको एक चीज जो हर किताब में देखने को मिलेगी वो ये कि नरेंद्र मोदी और उनके पिता के बीच के संबंधों के बीच अगर कोई आया था तो वकील साहब यानी लक्ष्मण राव इनामदार, क्योंकि 8 बरस की उम्र में संघ की शाखा की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी का वकील साहब के साथ सबका लगभग हर रोज पढ़ने लगा। वकील साहब के विचार नरेंद्र मोदी का मानस आहिस्ता आहिस्ता गढ़ने लगे और वो विचार नरेंद्र मोदी के पिताजी के विचारों से 180 डिग्री की मतभिन्नता रखते थे। और यकीनन आहिस्ता आहिस्ता वकील साहब और नरेंद्र मोदी की इस नजदीकी ने नरेंद्र मोदी को उनके पिता से दूर कर दिया था। और मोदी 12-13 बरस की उम्र आते आते लक्ष्मण राव इनामदार को ही अपने जीवन में पिता का स्थान देने लगे थे, पिता ऐसा सम्मान देने लगे थे। और वकील साहब भी मोदी को बिल्कुल अपने बेटे की तरह ही मानते थे। मगर यकीनन वकील साहब ने नरिया को अपना बेटा तो मान लिया था, मगर थे तो वो भी संघ के प्रचारक ही, और प्रचारक का तो कार्यभार ही होता है कि वो कहीं ठहर नहीं सकता है, अधिक दिनों तक कहीं रुक नहीं सकता है। और यही वजह थी कि नरिया की उम्र जब करीब 12-13 बरस की हो रही थी तभी वकील साहब ने वडनगर छोड़ आगे बढ़ जाने का फैसला किया। और पिता पुत्र की ये जोड़ी यहीं पर हमेशा हमेशा के लिए टूट गई, बिखर गई। ऐसा तब नरिया को लगा था, शायद वकील साहब को भी लगा हो कि अब नरिया से कहां दोबारा मुलाकात होगी। मगर नियति के गर्भ में किसके लिए क्या छिपा हुआ है ये किसे ही इल्हाम होता है। न नरिया को था न वकील साहब को था कि आने वाले बरसों में किस कदर नरिया के बाल मन पर गाइड जैसी फिल्में आध्यात्म का प्रभाव डालेंगी, जिस आध्यात्म के प्रभाव से वशीभूत हो 15-16 बरस का नरिया संन्यास का मन बना लेगा, देश भर के चक्कर काटेगा, रामकृष्ण मिशन तीर्थ के तमाम साधु संतों से मिलेगा और फिर एक रोज वापस वडनगर के अपने घर की दहलीज पर लौटेगा। मगर घर में रहने के लिए नहीं, बल्कि घर वालों को यह बताने के लिए कि अब वो कभी लौट कर घर नहीं आने वाला है। फिर याद करो तो याद आता है वो नरेंद्र मोदी जो अहमदाबाद की सड़कों पर 22 इंची साइकिल चलाता हुआ, पीछे कैरियर पर एक दूध का बड़ा सा भगोना टांगे हुए, आगे के हैंडल के 2 झोलों में कुछ जीरे और बिस्किट के पैकेट रखे हुए दर दर की ठोकरें खा रहा था। न सर पे छत थी न सोने के लिए बिस्तर। और उस दौर में जब मोदी अहमदाबाद के इसी गीता मंदिर वाले चौराहे पर, जहां से एक गली गई है, जो गली सीधा हेडगेवार भवन की ओर जाती है, यानी गुजरात के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रांतीय कार्यालय की ओर, उसी गली के नुक्कड़ पर मोदी अपनी साइकिल खड़ी कर चाय बेचा करते थे। आने जाने वाले स्वयंसेवकों को चाय पिलाया करते थे, अपने दिनों के संग के किस्से सुनाया करते थे। और आहिस्ता आहिस्ता मोदी के जुबान से निकले इन्हीं किस्सों ने मोदी को समूचे अहमदाबाद के संघ के कार्यकर्ताओं के बीच
स्वयं सेवक चाय वाले के तौर पर कुछ इस कदर मशहूर किया कि उस मशहूरियत ने तत्कालीन संघ के प्रांत प्रचारक को मजबूर कर दिया एक रोज इस स्वयं सेवक चाय वाले की साइकिल के सामने आकर इसके हाथ से एक कप चाय पीने के लिए, क्योंकि उन्हें भी लगा कि ये आने जाने वाले स्वयं सेवक जिस स्वयं सेवक चाय वाले की चर्चा किया करते हैं, चलिए हम भी उससे मिल लेते हैं। आपको शायद यकीन ना हो, जब तत्कालीन गुजरात प्रांत प्रचारक नरेंद्र मोदी की साइकिल के सामने खड़े हुए तो मोदी की आंखें भीग गईं। मोदी ने चाय देने से पहले गुरुजी के पांव छुए, क्योंकि तत्कालीन गुजरात के प्रांत प्रचारक कोई और नहीं, लक्ष्मण राव इनामदार यानी वकील साहब थे। करीब 8-9 बरस गुजर चुके थे वकील साहब और मोदी को एक दूसरे से मिले, मगर दिल का रिश्ता इतना गहरा था कि एक झलक में दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। वकील साहब ने तत्काल पूछा, यहां कैसे? मोदी ने सारी व्यथा कह सुनाई तो तत्काल वकील साहब ने कहा, चलो हमारे साथ रहो। और इसके बाद शुरू होता है मोदी के नए जीवन का नया अध्याय। मोदी अब संघ के प्रांतीय कार्यालय यानी अहमदाबाद के हेडगेवार भवन में रहने लगे थे। तो सवाल यही उठता है कि जो वकील साहब उस नरेंद्र मोदी को, जिसके सर पे ना छत थी ना सोने के लिए बिस्तर, उसे अपने साथ हेडगेवार भवन के भीतर लेकर चले आए थे सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि कभी 8 बरस पहले उन्होंने इसी नरिया को अपना बेटा माना था, तो आखिर कौन सी वो परिस्थिति बन गई कि नरेंद्र मोदी के गुरु कहे या पिता तुल्य वकील साहब ने ही मोदी को दिल्ली के तिहाड़ में बंद करा दिया, तिहाड़ जेल में। पहली बात तो यही अचरज की बात लगती है कि नरेंद्र मोदी कभी जिंदगी में तिहाड़ में बंद हुए हैं? तो जी हुए हैं। अब कैसे बंद हुए हैं इसकी राम कहानी अब सुन लीजिए। दरअसल वकील साहब किसी आम स्वार्थी नेता की तरह व्यवहार नहीं रखते थे नरेंद्र मोदी के साथ, वरना वकील साहब का लाभ तो इसी में था कि नरेंद्र मोदी जीवन भर वकील साहब की सेवा शुश्रूषा में ही लगे रहे और वकील साहब को भी आराम मिलता रहे। मगर वकील साहब ने ऐसा नहीं किया। वकील साहब दिल से मोदी को अपना बेटा मानते थे, इसीलिए चाहते थे कि मोदी संघ में उनसे भी ऊंचा मकाम हासिल करे। इसीलिए वो खुद मोदी को हेडगेवार भवन की साफ सफाई के जंजाल से निकाल मोदी की उंगली थाम मोदी को संघ के बड़े पदाधिकारियों की मीटिंगों में लेकर जाते थे, खुद संघ के बड़े पदाधिकारियों से मोदी का परिचय करवाते थे। जब कभी हेडगेवार भवन के भीतर संघ के प्रांतीय स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारियों का आना जाना होता था, नरेंद्र मोदी को सीधा उनके साथ लगा देते थे, जिससे मोदी के उनके साथ करीबी बढ़े और मोदी आहिस्ता आहिस्ता संघ की सक्रिय पदाधिकारिणी में अपना स्थान स्वयं बना सके। मगर ज्यों-ज्यों आहिस्ता आहिस्ता वक्त आगे बढ़ा, वकील साहब को ऐसा लगा कि अगर मोदी को वाकई में अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है तो उन्हें संघ के संगठन की कार्यकारिणी से निकल संघ की सियासी बिरादरी में हिस्सेदारी बढ़ानी पड़ेगी। मगर वो ऐसे तो होगा नहीं। उसके लिए जरूरी था संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी के बड़े पदाधिकारियों की दृष्टि में अपने आप को साबित करना। तो वकील साहब आहिस्ता आहिस्ता तलाश में जुट गए उस अवसर की, जिस अवसर को नरेंद्र मोदी के पास ला वो मोदी को केंद्रीय पदाधिकारियों की दृष्टि में एक बेहतर उम्मीदवार के तौर पर साबित करवा सके। और वो तलाश बहुत जल्द पूरी हो गई। महीना ये फरवरी मार्च का रहा होगा, बरस था 1971, जब वकील साहब को यह खबर मिलती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिल्ली के भीतर बांग्लादेश मुक्ति संघर्ष को लेकर भारत सरकार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है। बस वकील साहब तत्काल मोदी को अपने पास बुलाते हैं और मोदी को निर्देश देते हैं, तुम दिल्ली जाओगे और संघ के इस आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी दोगे। यकीनन यह नरेंद्र मोदी के लिए सहज नहीं था, क्योंकि तब के पहले नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भीतर किसी सियासी गतिविधि छोड़ दीजिए, गुजरात के भीतर की किसी सियासी गतिविधि में एक छोटे से मार्च तलक में हिस्सा नहीं लिया था। तो सीधा देश की राजधानी के भीतर संघ के इतने बड़े आंदोलन में हिस्सेदारी करना यकीनन मोदी को बड़ा अधीर कर रहा था, बेचैन कर रहा था। मगर ये मोदी के गुरु वकील साहब थे जिन्होंने मोदी को हिम्मत दी, ताकत दी, समझाया कि अगर तुम्हें सियासत में आगे बढ़ना है तो इस तरह की सियासी गतिविधियों में हिस्सा लेना बहुत जरूरी है। और जिसके बाद
अपने गुरु वकील साहब की ही समझाइश पर मोदी गुजरात से ट्रेन पकड़ दिल्ली आते हैं, बांग्लादेश मुक्ति के लिए चलाए जा रहे संघ के आंदोलन में हिस्सेदारी करते हैं। जब इस आंदोलन के तहत आंदोलनकारियों की पुलिस से मुठभेड़ होती है, पुलिस दमन चक्र के तहत आंदोलनकारियों पर कार्रवाई करती है और जैसा कि सामान्यतः किसी भी पुलिस और आंदोलनकारियों की मुठभेड़ के बीच होता है कि पुलिस आंदोलनकारियों को आंदोलन स्थल से उठाने के लिए जबरन उनकी गिरफ्तारियां करती है, तो गिरफ्तारी देने वाले उन आंदोलनकारियों में एक नाम नरेंद्र मोदी का भी शुमार था। और यह शायद पहली और इकलौती दफा था मोदी की जिंदगी में जब मोदी ने अपनी आंखों से जेल की बैरक देखी थी, अपने इन्हीं हाथों से जेल की सलाखों को छुआ था। और शायद उस दिन मोदी भी यही सोच रहे होंगे कि अगर गुरुजी ना होते तो यह दिन कभी नहीं आता, मोदी को तिहाड़ का मुंह कभी ना देखना पड़ता। मगर ये मोदी भी जानते थे कि उनके गुरु ने ये मोदी की ही भलाई के लिए किया था और इसका फल भी मोदी को बहुत जल्द नजर आया, क्योंकि मोदी इस गिरफ्तारी के बाद चंद महीनों के भीतर भीतर संघ के द्वारा पूर्ण प्रचारक बना दिए जाते हैं। महज 22 साल की उम्र रही होगी तब मोदी की। मोदी ने संघ के सबसे युवा पूर्ण प्रचारक का रिकॉर्ड बनाया, जो रिकॉर्ड यकीनन आगे जाकर राम माधव ने तोड़ा, जिन्हें महज 19-20 साल की उम्र में ही पूर्ण प्रचारक का पद मिल गया था। मगर एक लंबे अरसे तक मोदी संघ के सबसे युवा पूर्ण प्रचारक के तौर पे समूचे देश भर के संघ नेताओं की नजर में जाने गए, पहचाने गए। और ये शायद कभी ना होता अगर मोदी उस दिन तिहाड़ का चेहरा नहीं देखते।